गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 9वीं इतिहास इस विषय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम हमीद रेगीवाले। मैं अंधेरी मनपा माध्यमिक शाला अंधेरी पश्चिम से। आज हम हमारी इतिहास का जो छठा पाठ है उस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको जो पीडीएफ शेयर किया है उसमें हमारा पाठ का नाम हमें दिख रहा है, महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। आज इस पाठ में हम देखेंगे कि महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण कैसे हुआ, क्योंकि हमें सभी को पता है कि आजादी से पहले हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति थी। महिलाओं के ऊपर किस तरह का अत्याचार अन्याय होता था। तो उस अत्याचार अन्याय को रोकने के लिए या उस अत्याचार अन्याय का विरोध करने के लिए हमारे देश के समाज सुधारक, क्रांतिकारक, इन्होंने विशेष प्रयत्न किए। और हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में पहले महिलाओं को स्कूल पढ़ने की भी आजादी नहीं थी। हमने कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ा है कि किस तरह सावित्रीबाई फुले ने लोगों के घर जा जाकर महिलाओं को पढ़ाया, लड़कियों को पढ़ाया। जिस समय सावित्रीबाई फुले अपने घर से निकलकर दूसरों के घरों में महिला लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी, तो उस समय सावित्रीबाई फुले को समाज के ही लोग जो है गोबर फेंककर, पत्थर फेंककर मारा करते और उन्हें भला बुरा कहते, गंदी गंदी बातें करते। लेकिन इन सारी बातों को सावित्रीबाई फुले ने नजरअंदाज किया और उनका जो जिद थी कि मुझे लड़कियों को पढ़ाना है, सुशिक्षित करना है, इसीलिए आज हम देखते हैं कि पुरुषों के बराबरी में महिलाएं भी हमारे देश में हर क्षेत्र में जो है आगे निकल गई है। और आज हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के बाद हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए। और ये परिवर्तन इसीलिए हुए क्योंकि हमारे देश में आज महिलाओं को भी पुरुषों के बराबरी का दर्जा दिया गया है। आज हम देखते हैं कि चाहे वो राष्ट्रपति का पद क्यों ना हो, प्रधानमंत्री का पद क्यों ना हो, राज्यपाल क्यों ना हो, मुख्यमंत्री क्यों ना हो, हर पद पे जो है महिला कार्यरत है। लेकिन ये स्थिति आज जो हम देख रहे हैं, ये स्थिति हमारे देश में पहले, आजादी से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। तो इस स्थिति को लाने के लिए हमारे देश के समाज सुधारकों ने बहुत ज्यादा कोशिशें किए और आज उनकी कोशिशों की वजह से हम देखते हैं कि लड़कियां अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रही है और अच्छे से अच्छे पद पर कार्यरत है। तो आज उसी के संदर्भ में आज हम पाठ देखेंगे कि महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। तो महिला, हमारे देश में महिलाओं को जो पूजा जाता है, महिलाओं को जो एक विशेष स्थान दिया गया है, फिर भी आज हम देखते हैं कि कहीं कहीं ऐसी घटनाएं घटती है जहाँ पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उनके साथ जो है जबरदस्ती की जाती है, उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है, उन्हें तरह तरह के तकलीफें दी जाती है। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि हमारे देश में जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान के अनुसार हमारे देश ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए और महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए संविधान में किन किन कानूनों का प्रावधान किया है, कौन कौन से कानून बनाए हैं जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा हो और महिला के ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय रुके। ये उद्देश्य सामने रखते हुए हमारे देश में जो संविधान बनाया गया है उसमें विभिन्न कानून बनाए गए। तो आज हम उन्हीं कानूनों के बारे में और हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं की संख्या हमारे देश में पुरुषों की संख्या कैसी है, कितनी बड़ी है, कितनी कम हुई है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
आज हमको जो पीडीएफ में जो चार्ट दिख रहा है उसमें हमको बताया गया है कि प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों का अनुपात, यानी हमको पता है कि हमारे भारत देश में सबसे पहली जो जनगणना है ये वर्ष 1951 में की गई और स्वतंत्र भारत में 1951 से जनगणना हर 10 साल में कराई जाती है। तो जो जनगणना है ये जनगणना कब कराई जाती है? हर 10 साल के बाद। जैसे कि 1951 में भारत की पहली जनगणना की गई, उसके बाद 1961 में, उसके बाद 1971 में, उसके बाद 1981 में, उसके बाद 1991 में। तो ऐसे हर 10 साल के बाद हमारे देश में जनगणना कराई जाती है। तो ये जनगणना क्यों कराई जाती है, जनगणना कराने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश की आज की स्थिति में जो जनसंख्या है ये विश्व के दूसरे नंबर की जनसंख्या है। यानी पहले नंबर विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश जो है वो है चीन और दूसरा है हमारा भारत। तो भारत देश की जनसंख्या पूरे विश्व में दूसरे नंबर में हमारा भारत देश है। तो ये देश की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के कौन कौन से परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में हम सभी को पता है। लेकिन आज हम इस जो चार्ट दिया गया है जिसमें जनगणना और स्त्रियों का अनुपात बताया गया है, यानी 1000 पुरुषों की तुलना में जब भारत की पहली जनगणना की गई थी उसमें 1951 में 1000 पुरुषों के पीछे 946 महिलाओं की संख्या थी। यानी तकरीबन अगर पुरुष जहाँ पे एक जगह पुरुष अगर 1000 हो गए तो वहां पे महिलाएं कितनी है? 996। यानी ऐसा समझिए कि भारत देश में 48% पुरुष है, 48% महिला है और 52% पुरुष है। यानी महिलाओं की संख्या भी पुरुषों की संख्या के थोड़ा कम है। मतलब जितने पुरुष है उतनी ही महिला है। इसीलिए जो अधिकार पुरुषों को दिए गए हैं वही अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए। ऐसे हमारे देश में समाज सुधारकों की पहले से ही मांग रही है। यानी जिस समय देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिस समय हमारे देश के समाज सुधारक हमारे समाज को जो अंधश्रद्धा रूढ़ी परंपरा से बचाने की बात कर रहे थे, तो उस समय उनके मन में ये भी बात आई कि जब तक हमारे समाज में पुरुषों की जो मानसिकता है ये पूरी तरह बदल नहीं जाती, तब तक हम जो है इस देश में अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का विकास नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे समाज सुधारकों ने सबसे पहले समाज परिवर्तन की ओर ध्यान दिया, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांतों के लोग रहते हैं और हर प्रांत की अपनी एक संस्कृति होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज सुधारकों ने सबसे पहले समाज को किस तरह बदला जा सकता है, समाज में किस तरह परिवर्तन लाया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने विशेष ध्यान दिया। इसीलिए हमारे देश में जो रूढ़ी परंपरा अंधश्रद्धा जो चलते आ रही थी उसको रोककर हमारे देश में शिक्षा की नई प्रणाली कैसी शुरू हो। हमारे देश में जो निरक्षर का परमान, यानी निरक्षर मतलब अनपढ़, जो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, इनका प्रमाण हमारे देश में उस समय बहुत ज्यादा था। तो हमारे समाज सुधारकों को यही चिंता थी कि जब तक हमारे देश में, हमारे भारतीय समाज में, समाज को जब तक परिवर्तित किया नहीं जा सकता तब तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे। और उन्हें ये भी पता था कि आज हमारे देश में अंग्रेज गुलाम राज कर रहे हैं, कल को अगर हमारी स्थिति ऐसी ही रही तो कोई और भी राज कर सकता है। इसीलिए उन्होंने हमारे देश में चल रही रूढ़ी परंपरा अंधश्रद्धा को नष्ट करके समाज को नई दिशा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए। और उनका सबसे पहला प्रयास था कि समाज परिवर्तन, समाज को किस तरह से परिवर्तन करना है, समाज को नई दिशा किस तरह से देना है, समाज में जो बच्चे अनपढ़ है उन बच्चों को शिक्षा के प्रवाह में कैसे लाना है। क्योंकि हम देखते हैं कि शिक्षा से ही हमारा अंधेरा दूर होता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है
तो वह बड़े गांव में अपना अस्तित्व नहीं टिका सकता या वो अपने बड़े गांव में नहीं रह सकता। क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज हम कहीं भी जाओ तो हमको कम से कम लिखना पढ़ना आना ही चाहिए। अगर अनपढ़ व्यक्ति को आप अगर आंखें बंद करके एक आधे नए शहर में छोड़ दो तो वो एकदम घबरा जाएगा। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसे आंखें बंद कर कर किसी दूसरे देश में भी अगर भेज दिया जाए तो वहाँ अपने ज्ञान के आधार पे, उसके पास जो शिक्षा है उसके आधार पे वो अपने घर पे लौटकर आ सकता है और उसे घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसे पता है कि पढ़े लिखने का क्या फायदा हुआ है। तो आज हम यही देखेंगे कि हमारे देश में पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, लेकिन जब देश परिवर्तित हुआ और जब देश में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया, संविधान में महिलाओं के लिए जो है आरक्षण घोषित किया गया, उसके बाद समाज किस तरह से बदलता गया और जब समाज बदला, महिलाओं की स्थिति बदली, तब हमारा देश अपने आप ही बदलता हुआ दिखाई दिया। आज हम देखते हैं कि अगर एक आधा सरकारी दफ्तर है, ऑफिस है, तो उस ऑफिस में जितने पुरुष होंगे तो उससे ज्यादा हमको महिलाएं भी वहां दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है जहाँ पे महिलाएं ना हो। यहाँ तक कि आर्मी, जो हम बॉर्डर पे जो पुलिस होती है हमारी, वहां पे भी पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आज कार्यरत है। अगर आप देखोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे, नेट पे सर्च करोगे, तो ऐसे कितने भारत के बॉर्डर है जहाँ पे महिलाओं की टुकड़ियां जो है सेना में सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो महिलाओं की स्थिति किस तरह थी और महिलाओं की स्थिति कैसे बदली, आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस चार्ट के माध्यम से हमको ये पता चला कि जब पहली जनगणना की गई तो उस समय महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या का अनुपात 946 था। जब दूसरी जनगणना की गई उस समय 1961 में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 941 थी और जब तीसरी जनगणना की गई 1971 में, उस समय 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 930 थी। उसके बाद 1981 में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 934, 1991 में 927, 2001 में 933। तो इस तरह हम देखते हैं कि जितना महिलाएं हमारे देश में है तो उनकी संख्या को अगर हम देखेंगे तो पुरुषों की बराबरी में ही उनकी संख्या हमको दिखाई देगी। इसीलिए जो है जितना विकास जितना विकास हम पुरुषों का करते हैं उतना भी हमको महिलाओं का ध्यान में रखते हुए हमारे देश में जो संविधान बनाए गए हैं उसमें स्त्रियों को विशेष अधिकार दिए गए। तो ये इस चार्ट के माध्यम से हमको यही बताया गया है कि जितने पुरुष हमारे देश में हैं उसमें से कुछ ही जो है कुछ टक्के ही महिलाओं के प्रमाण कम है, वरना पुरुष और महिलाओं की संख्या एक जैसी ही हमको दिखाई देती है। इसीलिए जितना विकास पुरुषों का हो रहा है, जितने अधिकार पुरुषों को मिले हैं, उतने ही अधिकार महिलाओं को मिलने चाहिए। और हम देखते हैं कि समाज के कुछ लोगों में पुरुषों की जो मानसिकता है ये महिलाओं के प्रति बहुत ही गलत है। वो चाहते हैं कि महिलाएं सिर्फ घर पुरते ही मर्यादित रहे, घर का ही काम करे, उन्हें वो किसी तरह की आजादी नहीं देते, शिक्षा नहीं देते अच्छी, यहाँ तक कि उन्हें मार्केट में बाहर जाने नहीं देते, जॉब करने नहीं देते। तो ऐसे हमारे देश में आज भी ऐसे पुरुषों की संख्या है जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं और उनको जो आजादी संविधान ने दी है वो आजादी उनको नहीं मिलती है। तो आज हम यही देख रहे हैं कि हमारे देश में जो महिलाएं आज बड़े बड़े क्षेत्रों में अच्छे बड़े बड़े पद पे जो कार्यरत है, उन महिलाओं को विशेष दर्जा देकर या उस महिलाओं को आरक्षित करके उस महिलाओं को विभिन्न प्रकार की शिक्षा देकर जो है आगे बढ़ाया गया है, ताकि हमारा देश भी आगे बढ़ सके। तो इस चार्ट के माध्यम से हमने यही देखा। इसीलिए हमारे महात्मा गांधी जी का सिद्धांत था कि हमें अपने जो मानसिकता है, पुरुषों की मानसिकता वो बदलनी पड़ेगी। कुछ पुरुषों में जो मानसिकता गलत होती है महिलाओं के प्रति, उसको बदलना पड़ेगा। और उस समय विनोबा भावे ने भी जो है महिलाओं को एकत्रित करके महिलाओं की जो समस्या है उसको सुलझाने के प्रयास किए, महिलाओं को संगठित किया और उन्हें पता था
कि अगर पूरे परिवार में एक महिला पढ़ी लिखी हो तो वहां अपने पूरे परिवार को पढ़ा लिखा सकती है। अगर पूरे परिवार में एक पुरुष पढ़ा लिखा हो तो वो खुद पढ़ सकता है और खुद का विकास वो कर सकता है। लेकिन अगर पूरे परिवार में एक भी महिला पढ़ी लिखी है तो वो अपने परिवार के दूसरे बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा लिखा सकती है, उनको अच्छा संस्कार दे सकती है। इसीलिए पुरुषों की बराबरी में महिलाओं को भी अच्छी शिक्षा देना अनिवार्य है। स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण, यानी ये स्त्री शक्ति हमको कब देखने में मिले, स्त्री शक्ति यानी महिलाओं में क्या ताकत होती है, ये हमको कब देखने को मिला, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जीवनावश्यक वस्तु की कमी, जीवनावश्यक वस्तु की कमी मतलब जैसे कि हम अपने दैनंदिन जीवन में जो वस्तुओं के उपयोग करते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, तेल, रवा, सूजी, ये जो होगा इसे क्या कहते हैं, जीवनावश्यक वस्तु, यानी जो हमारे जीवन में रोज लगती है, जिसके बगैर हम खाना नहीं बना सकते। और महंगाई का सामना, क्योंकि जीवनावश्यक वस्तु और महंगाई का सामना सबसे ज्यादा कौन करता है, महिलाएं करती है। क्योंकि परिवार में जो महिलाएं ही परिवार को चलाती है, महिला ही जो परिवार का बजट निश्चित करती है कि इस महीने में हमें कितना, घर का पगार कितना है, घर की आमदनी कितनी है, और उसमें से हमको कितने पैसे खर्चे करने हैं, कितने बच्चों की शिक्षा के लिए रखने हैं, कितने अपने हॉस्पिटल के लिए रखने हैं, और उसमें से कितनी बचत करनी है। जैसे कि एक आधा परिवार है जिस परिवार में पांच लोग रहते हैं, कमाने वाला एक ही व्यक्ति है और उसका तनख्वाह सिर्फ 10 ही हजार है, तो वह महिला जो है, उस महिला अपना बराबर नियोजन करती है कि 10 हजार में मुझे कितने हजार तक का किराना आ जाना चाहिए, और समझो 6 हजार का किराना आया, 2 हजार बच्चों की पढ़ाई के लिए, 8 हजार दवाई के लिए, 1 हजार, और 1 हजार रुपये बचत। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि महंगाई बढ़ जाती है, जैसे कि आज हम देखते हैं कि तेल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, और विभिन्न प्रकार के सब जो है जीवनावश्यक वस्तु है उसके भाव बढ़ गए। तो ऐसे जब भाव बढ़ जाते हैं तो उस महिला के घर का जो बजट होता है डेली का, उसमें क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि जो महीने में उनको 6 हजार का किराना लगता था, लेकिन महंगाई बढ़ने के बाद वही किराना उनको 8 हजार में मिलता है, जिसकी वजह से महिलाएं संकट में आ जाती है। तो इसी तरह जो 1972 में जो है वस्तुओं की कमी होने की वजह से और महंगाई ज्यादा बढ़ जाने की वजह से सभी समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ा है। इसीलिए उस समय समाजवादी नेता जो थी, मुरनाल गोरे नाम की जो महिला है, इन्होंने जो है महिलाओं को आगाह किया, उनको एक आमंत्रित किया और कहा कि सभी अपने घरों से बेलन लेकर दीजिए। बेलन मतलब जो रोटियां बनाने का बेलन होता है, जिससे रोटियां बढ़ाई जाती है। तो वहां बेलन लेकर उन्होंने क्या किया, मुंबई में मुरनाल गोरे नाम की महिला के नेतृत्व में एक मोर्चा निकाला। और ये मोर्चा किस लिए था, महंगाई के विरोध में, जो जीवनावश्यक वस्तु की जो महंगाई बढ़ गई थी उसके विरोध में यह मोर्चा था। और उस समय जो है दिवाली का समय था, यानी ऐन दिवाली के समय ही क्या हुआ कि तेल, घी, चीनी, सूजी, मैदा जैसी जो वस्तु है जो हमारे लिए जरूरी है, जिसके बगैर हम दीपावली नहीं मना सकते, तो ऐसी वस्तुओं की बहुत ज्यादा कीमत बढ़ जाने के बाद जो है समाजवादी नेता जो मुरनाल गोरे, इनके नेतृत्व में मुंबई में 1972 में महिलाओं को संगठित करके प्रदर्शन किया गया, और बहुत सारी महिलाएं इस जुलूस में, इस प्रदर्शन में शामिल हुई, और जिसकी वजह से सरकार को इस मोर्चे का संज्ञान लेना पड़ा। और सरकार ने देखा कि सभी महिलाएं आक्रोश में है, गुस्से में है, इसीलिए सरकार ने क्या किया कि महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो महंगाई चल रही है उसको नियंत्रण करने के लिए समिति गठित की, और किस तरह से जो भाव बढ़े हुए हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, उसको नियंत्रित किया जा सके। तो स्त्रियों का प्रकटीकरण, यानी जब महिलाएं घरों से बाहर निकली तो उनकी जो समस्या थी उस समस्या सरकार के सामने पहुंची, और सरकार ने उस समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो है एक समिति गठित की, जिसके बाद वो समिति विभिन्न प्रकार से जो महिलाएं, यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि जब महिलाएं आक्रोश में आ जाती है, गुस्से में आ सकती है, तो वहां कुछ भी कर सकती है। इसीलिए
मुरनाल गोरे नाम की महिला के नेतृत्व में मुंबई में 1972 में महंगाई के खिलाफ जो है आंदोलन किया गया था। वहीं से जो है महिलाओं की शक्ति का जो है पुरुषों को अंदेशा लग गया है कि महिलाओं में भी बहुत ज्यादा शक्ति होती है। सरकार को भी लगा कि महिलाओं में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। उसके बाद दूसरा हुआ चिपको आंदोलन। अभी चिपको आंदोलन का नाम चिपको ही क्यों रखा गया है और ये आंदोलन क्या है? तो इस आंदोलन की जो शुरुआत है ये 1973 में हुई। क्यों हुई? क्योंकि हिमालय की तलहटी में यानी हिमालय के किनारे पे जो है बहुत ज्यादा परिमाण में जंगल थे। हम देखते हैं कि जहाँ पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, वहां पे पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होती है। तो वहां पे जंगलों में जो है पेड़ों की कटाई व्यापारी लोग बहुत ज्यादा परिमाण में कर रहे थे, क्योंकि हमको पता है कि जो लकड़ी के व्यापारी होते हैं ये पेड़ों को काटकर उस लकड़ी का उपयोग विभिन्न प्रकार के कामों के लिए करते हैं, जैसे कि उसके दरवाजे, टेबल वगैरह बहुत सारी चीजें लकड़ी की बनाई जाती है। और उस समय जो 1972-73 में आज जो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के फाइबर की चेयर्स है, उसके बाद प्लास्टिक की चेयर अस्तित्व में आ गई, टेबल आ गए। लेकिन उस समय जो है लकड़ी के ज्यादा टेबलों का या लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल होता था, चाहे वो घरों के दरवाजे हो या और कोई अन्य चीज हो। तो उस समय व्यापारियों ने हिमालय पर्वत के जो किनारे जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई बहुत ज्यादा परिमाण में कर दी, जिसका विरोध करने के लिए चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदर बहुगुणा ये दोनों व्यक्तियों ने एक आंदोलन चलाया और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी सहभाग लिया। महिलाएं भी इसमें सम्मिलित हुई और महिलाओं ने क्या किया कि अपने दो दो तीन महिलाओं ने हर दो तीन महिलाओं ने अपने हाथों को एक दूसरे से बांध लिया और वहां पेड़ के आजू बाजू खड़े हो गई और वो कहने लगी कि अगर तुमको पेड़ को काटना है तो पेड़ काटने से पहले हमको काटना पड़ेगा, तभी तुम पेड़ काट सकते हो। क्योंकि पेड़ों की अहमियत हमको पता है कि उस समय सुंदरलाल बहुगुणा को भी पता थी, क्योंकि पेड़ों की अगर कटाई ऐसी ही होगी तो पर्यावरण खतरे में आ जाएगा। आज हम देखते हैं कि पर्यावरण बहुत खतरे में आ चुका है, क्योंकि पेड़ पौधे आज बहुत कम परिमाण में हमको दिखाई देते हैं। तो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों का होना जरूरी है। इसीलिए सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने जो है आंदोलन चलाया और इस आंदोलन में महिलाओं ने सहभाग दिया और महिलाएं सब उस जगह पे आकर इकट्ठा हो गई और वो महिलाएं सब जो है सभी पेड़ पौधों को चिपक कर खड़े हो गए। इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। यानी इस महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ पेड़ों पे चिपक गई, मतलब पेड़ों से अपने आप को उन्होंने पेड़ों को बांध लिया और कहा कि अगर तुमको पेड़ काटना है तो पेड़ काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। इसलिए इन महिलाओं की वजह से बहुत सारे पेड़ों की जान बच गई, बहुत सारे पेड़ जो है कटने से बच गए। और उसी आंदोलन में चिपको आंदोलन में जो महिला समाज सुधारक थी गौरा देवी, इनका भी बहुत ज्यादा परिमाण में सहयोग था। इन्होंने भी विभिन्न प्रकार की महिलाओं को एकत्रित किया, स्त्रियों को एकत्रित किया और इस आंदोलन में वहां सहभागी हुई। उसके बाद है शराब के विरोध में आंदोलन। हमको पता है कि शराब की लत जो है बहुत ही खराब होती है और पहले जो शराब हुआ करती थी 1970, 80 या 2000 के लगभग, जो गांवठी शराब होती है जो गांव में बनाई जाती है, वो शराब सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है और वो शराब का नशा भी बहुत ज्यादा होता है और वो शराब कम पैसे में ज्यादा मिलती है और उसका नशा भी ज्यादा होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि गाँव के लोग जो है अपने गांव से बनी हुई शराब का ज्यादा सेवन करते हैं और हम देखते हैं कि जहाँ पे विभिन्न प्रकार की दारुएं मिलती है, शराब मिलती है, वहाँ के आसपास के लोग जो है उसके आदी बन जाते हैं, यानी उनको उस शराब की लत लग जाती है और वो शराब पीते रहते हैं। और कुछ लोगों को ऐसी सवय है कि अगर वह शराब नहीं पिएंगे तो उनके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। उन्हें खाना नहीं मिला तो चलेगा लेकिन उनको शराब चाहिए, इतनी बुरी वो अपनी आदत बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो शराब के विरोध में आंदोलन ये 1992 में किया गया और यह आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ और इस आंदोलन को शराब पान नाम दिया गया।
और ये आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत 1992 में की गई। और ये आंदोलन क्यों किया गया? क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्थानिक लोग हैं, जो वहीं पे रहते हैं, तो वहां पे रहने वाले लोग वही शराब के आदी बन रहे थे, और वो गाँवठी शराब होती थी। गाँवठी शराब पीने की वजह से हम देखते हैं कि उस शराब की अगर लत किसी व्यक्ति में लग जाती है, तो वह लत कभी छूटती नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में बहुत सारे गाँव में, छोटे-छोटे गाँव में ये शराब की बिक्री हो रही थी, जिसकी वजह से आस-पास के स्थानिक लोग उस शराब के आदी हो रहे थे, चाहे वो 17-18 साल का बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो। तो 17-18 साल की भी व्यक्ति यह शराब पीने लग रहे थे, जिसकी वजह से उनका लीवर खराब हो रहा था। क्योंकि हम देखते हैं कि जो ज़्यादा शराब पीता है, उनके लीवर खराब हो जाते हैं, और लीवर खराब होने के बाद उनका कुछ ही वर्षों के बाद मृत्यु भी हो सकता है, निधन भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई घर का प्रमुख व्यक्ति जो पूरे परिवार को चलाता है, वही व्यक्ति अगर शराब का आदी बन जाए, तो वो शराब पी-पी कर एक दिन ऐसा आता है कि वह बहुत जवानी में ही या बहुत कम उम्र में ही उसका निधन हो जाता है। और जब उसका निधन होता है, तो उसके निधन के बाद पूरे परिवार में संकट आ जाता है, और संकट आने के बाद उस परिवार में जो महिलाएं हैं, उस महिलाओं के ऊपर पूरे परिवार का बर्डन आ जाता है, क्योंकि पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? उस परिवार की महिला के ऊपर। तो इसीलिए महिलाओं ने, जो शराब चल रही थी, जो शराब की जगह जगह ठेले बन चुके थे, उन ठेलों को बंद करवाने के लिए सभी महिलाएं एकजुट होकर एक साथ आए, और उन्होंने इस शराब के विरोध में आंदोलन चलाए, जिसका फिर सरकारों को संज्ञान लेना पड़ा, और जहां जहां भी शराबे की बिक्री हो रही थी, उसे बंद कराई गई। और ये शराब जो है, जो गाँव में शराब जो मिलती है, जो स्थानिक लोग पीते हैं, ये शराब जो गाँवठी जिसको शराब कहते हैं, तो ये शराब गाँव में बनाई जाती है, और इसका जो कोई आदी बन गया, तो ये उसकी आदत कभी छूटती नहीं है। इसीलिए सभी लोग जो है, सभी महिलाओं ने अपने अपने राज्यों में इस शराब का विरोध किया, और इस शराब की वजह से बहुत सारे परिवार उजड़ने से बच गए। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। हमको पता है कि 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया, और 8 मार्च को हम देखते हैं कि महिला दिन होता है, जागतिक महिला दिन जिसको कहा जाता है, 8 मार्च। तो 1975 में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष करके जो है संयुक्त राष्ट्र ने इसको घोषित किया कि 1975 ये वर्ष क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है। और इस वर्ष घोषित करने के बाद शांति, विकास और स्त्री पुरुष समानता यहाँ कार्यक्रम भी रखा गया, त्रिसूत्री कार्यक्रम। त्रिसूत्र मतलब 3 सूत्र, जिसमें क्या होना चाहिए? पूरे विश्व में शांति होना चाहिए, पूरे विश्व का विकास होना चाहिए, और पूरे विश्व में स्त्री पुरुष समानता। स्त्री पुरुष समानता मतलब स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ परिवार में कुछ ही लोग, आप एक आधा परिवार ऐसा होता है कि जो लड़का और लड़के में भेदभाव करता है। अगर किसी परिवार में एक आधी लड़की जन्म लेती है, तो उस परिवार के माता-पिता कभी-कभी नाराज हो जाते हैं। यानी वहाँ इसका मतलब यहाँ है कि वहाँ स्त्री-पुरुष में समानता नहीं देखते, वहाँ मतभेद करते हैं। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब 1975 को महिला वर्ष घोषित किया, तो उस समय उन्होंने त्रिसूत्री कार्यक्रम रखा, जिसमें है बताया गया है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमको शांति रखना है, यानी किसी तरह का कोई ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से वहाँ के देश का, वहाँ के राज्य का या वहाँ के शहर का कोई वातावरण बिगड़ जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि गुंडागर्दी होती है, मुठभेड़ होती है, छेड़खानी होती है, तो इस तरह की कोई घटना ना हो। हर देश में क्या हो, शांति हो, और हर देश में अगर शांति रहेगी तो वहाँ भी विकास होगा। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ चाहता है कि पूरे विश्व का विकास हो। हर देश जो है अपने स्तर पे विकास करे, ताकि किसी भी समय अगर उनके ऊपर कोई संकट आता है, तो उस संकट से वो वहाँ अपने आप उभरे। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गरीब है, लेकिन वहाँ विभिन्न प्रकार के
विकास करने की होड़ में है, या वह विकास करने के लिए कटिबद्ध है, वो चाहते हैं कि हमारा विकास हो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो त्रिसूत्री योजना बताई है, उसमें यही बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, शांति, विकास और स्त्री पुरुष समानता, इसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार ने भी 1975 में डॉक्टर फूल रेणु गुहा की अध्यक्षता में एक महिला आयोग गठन का किया, महिला आयोग का गठन, यानी जिसमें महिला आयोग रहेगी, यानी महिलाओं की जो जो भी समस्या है, उस समस्याओं को निपटाने का काम या उस समस्याओं को सुलझाने का काम इस महिला आयोग द्वारा किया जाएगा। और ये आयोग हमारे देश में केंद्र सरकार ने 1975 में इसकी शुरुआत की है, और उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर फूल रेणु गुहा नाम की महिला। और इन्होंने जो है महिलाओं की समस्याओं को समझने के लिए और महिलाओं के विकास में कौन सी बाधा आ रही है, महिलाओं को जो नौकरियों में जो कम वेतन दिया जाता है, इन सारी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। उसी के साथ साथ हमारे महाराष्ट्र में भी वर्ष 1975 में स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति की स्थापना की गई, और इसमें भी पूरे राज्य में महिलाओं के लिए जो है महिलाओं को एकत्रित किया गया, उनको मार्गदर्शित किया गया, और उनमें जो उनके ऊपर जो अत्याचार अन्याय होता है, उन अत्याचार अन्याय की जो है जानकारी ली गई, और उसमें किस तरह से महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय को दूर किया जा सकता है, इस स्त्री पुरुष समिति संघर्ष समिति द्वारा वहां वो सभी समस्याओं को सुलझाने का कार्य किया गया। और हम देखते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी महिलाएं, जैसे ज्योति मापसेकर, जिन्होंने नुक्कड़ नाटक लिखा है मुलगी झाली हो, यानी बेटी पैदा हुई जी। विभिन्न प्रकार की महिलाओं ने जो है आगे बढ़कर हमारे महाराष्ट्र को, हमारे देश को, जो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए। उसमें परमिला दंडवती नाम की महिला भी, जो 1976 में एक दिल्ली में महिला दक्षता समिति बनाई गई, तो इस समिति में भी उनकी अध्यक्षता में विभिन्न प्रकार की जो महिलाओं की समस्याएं है, महिलाओं में हो रहे अत्याचार अन्याय को किस तरह दूर किया जा सकता है, महिलाओं के शिक्षा के लिए किस तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं, इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ समितियां बनाई गई है। उसके बाद है महिलाओं के संदर्भ में कुछ कानून बनाए गए। महिलाओं के संदर्भ में क्या किए गए, कुछ कानून बनाए गए। तो वर्ष 1952 में जो है भारत सरकार ने हिंदू स्त्रियों को गुजारे भत्ते का अधिकार दिया, यानी पिता की संपत्ति में हिस्से का अधिकार दिया गया। जैसे कि पिता की जो कुछ प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उस संपत्ति जैसे हम देखते हैं कि पिता के गुजर जाने के बाद, मर जाने के बाद वो अपने उसके बेटे की होती है, तो उस तरह बेटे को जो हिस्सा दिया जा रहा है, उसमें जो कुछ हिस्सा उसकी बेटी को भी मिलना चाहिए, चाहे उसकी शादी हुई हो या ना हुई हो, उसे कहते हैं। तो बहुत सारे हमारे देश में ऐसे कानून बनाए गए, जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और अन्याय कम होते हुए नजर आए। जिसमें हम देखते हैं कि दहेज प्रथा दहेज प्रथा ये बहुत ही गंभीर हमारे देश की समस्याएं है। आज भी हम देखते हैं कि कुछ लोग शादी करने के लिए लड़की वालों से क्या करते हैं, दहेज मांगते हैं, जिसको मराठी में हुंडा कहते हैं। यानी दहेज मांगना मतलब हम आपकी बेटी से शादी तो करते हैं, लेकिन हमको 3 लाख रुपए चाहिए, 4 लाख रुपए चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए। यानी जितनी ज्यादा डिमांड, जितना ज्यादा अगर लड़की की नौकरी अच्छी रहेगी, लड़का अच्छे परिवार से रहेगा, उतनी ज्यादा लड़की वालों से वैसी डिमांड की जाती है। तो ये आज भी हमारे देश में कुछ समाज में चल रहा है, जो हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही घातक है। और आज हम देखते हैं कि ऐसे समाज में बहुत सारी बेटियां ऐसी शादी के लायक है, जो सुशिक्षित है, दिखने में अच्छी है और स्वभाव की अच्छी है, लेकिन गरीब परिवार में होने की वजह से उनको जो है उनके लायक जो है पति नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से हुंडा, जो हम देखते हैं दहेज प्रथा कारणीभूत है। इसीलिए दहेज प्रथा को बंद करने के लिए, या दहेज अगर कोई मांगता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमारे देश में कानून बनाए गए। 1984 में दहेज प्रतिबंध सुधार अधिनियम बनाया गया। 1988 में जो है 2209 महिलाएं, और 1990 में 4835 महिलाएं, 1993 में 5377 महिलाएं जो है
दहेज की शिकार बनी है। यानी हम देखते हैं कि कुछ कुछ समाज के कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी होने के बाद अपनी पत्नी को तकलीफ देते हैं, त्रास देते हैं, उसके ऊपर अत्याचार अन्याय करते हैं, जुल्म करते हैं, और उसको कहते हैं कि अपने पति के अपने पिता के घर से जो है 1 लाख रुपए लाओ, 2 लाख रुपए लाओ, मोटरसाइकिल लाओ, कार लाओ। इस तरह अगर वो नहीं लाती है तो उसके ऊपर अत्याचार अन्याय करते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने जो है दहेज प्रतिबंध कायदा बनाया है, और उसमें जो दहेज मांगता है, अगर उसकी शिकायत अगर हम जाके करवाओगे तो उस दहेज मांगने वाले व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन कानूनों के बारे में पता ही नहीं है कि समाज में हमारे देश में कौन कौन से कानून बने गए हैं। तो इसकी जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे लोग इसका विरोध भी नहीं करते, जो मांगता है उसको दे देते हैं, या बहुत सारे लोग खुशी से भी देते हैं। लेकिन खुशी से दे देना ये अलग बात है, लेकिन अगर बलजबरी उनको बोलना कि अगर आप इतने लाख दोगे तभी हम शादी करोगे, तो ये क्या है, कानूनन अपराध है। इसीलिए दहेज प्रथा के विरोध में जागृति कराना जरूरी है। जागृति यानी सभी को पता चलना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि जो खेड़े भाग होते हैं, ग्रामीण देहात जो होते हैं, वहां पे लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते, इसीलिए उनको इनकी जानकारी नहीं होती। अगर उनको भी इसकी जानकारी मिल जाए, तो अगर उनके परिवार में या कोई व्यक्ति आता है शादी के लिए और दहेज की डिमांड करता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये विभिन्न प्रकार के कानून इसीलिए बनाए गए ताकि महिलाएं सुरक्षित रहे, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय कम हो, और महिलाएं अच्छे ढंग से जो है अपने जीवन निर्वाह करे, खुशी से अपने परिवार का अपने परिवार में रहे। और पुरुष को जो आजादी देश ने दी है, संविधान ने दी है, वही आजादी जो है महिलाओं को भी दी गई है। तो महिलाओं को जो आजादी मिली है, उस आजादी के अनुसार उन्होंने अपना जीवन जीना चाहिए। ये उद्देश्य सामने रखते हुए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए, और इस कानूनों का यही उद्देश्य था कि जो अत्याचार अन्याय आजादी से पहले हुआ है, वो अत्याचार अन्याय महिलाओं के ऊपर अब ना हो। समझ में आया सभी के यहाँ तक? आज जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ नहीं समझा हो, तो मुझे पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चौथा प्रश्न, टिप्पणी लिखो। पहला, चिपको आंदोलन। हाँ, आप बेटा प्रश्नों पे चले जाते हो डायरेक्ट। हमको जो मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि हमको सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाई नहीं करना है बेटा। हमको ये जानकारी इसीलिए करना है कि भविष्य में अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आज अगर हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमारे पास नहीं रहेगा। जो आप जो टिप्पणी का प्रश्न पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो आप बताइए मुझे। चिपको आंदोलन, टिप्पणी लिखो। चिपको आंदोलन, अभी इसमें बताया गया है कि चिपको आंदोलन कैसे हुआ। तो चिपको आंदोलन के बारे में जानकारी लिखना है आपको। जैसे कि स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रकटीकरण वर्ष 1973 में हुआ, चिपको आंदोलन द्वारा दिखाई दिया है। और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ, हिमालय की तलहटी वाले जंगलों के पेड़ में। और उनका उद्देश्य क्या था कि जो पेड़ों की कटाई व्यापारी द्वारा हो रही है, उन कटाई को रोकना। इसीलिए महिलाएं संगठित होकर जो है इस आंदोलन से अपने हाथों को एक दूसरे से बांध कर, यानी हाथों में हाथ डालकर, हाथों को घूप कर जो है पेड़ों की चारों ओर खड़ी हो गई, ताकि पेड़ों की रक्षा कर सके। इसे ही चिपको आंदोलन कहा जाता है। समझ में आया? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अगर हम लोग पुलिस के पास जाएंगे कि दहेज जो ले रहे, तो वो उनको मतलब जेल में डाल देंगे, लेकिन सर जब वो छूट जाएगा फिर उसके बाद वो लड़की लोग को तो तंग करेंगे ही। नहीं, कैसे तंग करेगा उसको पुलिस? पूरा जब एक बार अरेस्ट करती है तो उस समय उससे पूरा रिकॉर्ड लेती है, और यह भी उसको ये देती है कि इसके बाद अगर उस लड़की को कुछ हुआ है
या वो कुछ उसको किसी ने भी तकलीफ दी है तो सबसे पहले आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा। क्योंकि एक बार किसी की व्यक्ति के बारे में कोई कंप्लेंट अगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हो जाती है तो उस व्यक्ति के ऊपर पुलिस का सबसे पहला ध्यान होता है। जैसे कि एक आधा व्यक्ति हमारे आसपास चोर है, अगर वह चोरी करता है और पकड़े जाता है और बाद में छूटकर आ जाता है और बाद में उस एरिया में कभी भी कोई चोरी होती है तो पुलिस सबसे पहले उसी व्यक्ति को पकड़ती है, चाहे उसने चोरी की हो या नहीं की हो, क्योंकि उसका नाम जो है पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है कि ये अपराधी है, ये चोर है। इसीलिए आसपास में कहीं भी चोरियां होती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है। उसी तरह अगर आप किसी की एक बार कंप्लेंट करते हो दहेज के बारे में तो वह व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं कर सकता, भला वो तो आपके पास आकर पाव पड़ेगा कि नहीं मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसी गलती हो गई, आप आपस में ले लो, अपना केस वापस ले लो। वो आपको दोबारा कभी तकलीफ नहीं देगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे पूछना था क्या मुंबई में शराबबंद आंदोलन पर रोक कैसे लगाया जा सकता है? कैसे लगाया जा सकता है मतलब समझा नहीं मैं आपका प्रश्न। सर आपने जैसे बताया कि आंध्र प्रदेश में शराबबंद आंदोलन पर वो मतलब रोक प्रथा लगाई गई, तो मुंबई में कैसे लगा सकते हैं? बम्बई में सबको संगठित होना पड़ेगा, जैसे कि जहाँ पे तकलीफ हो रही है वहां की महिलाओं को पुरुषों को एक साथ आकर, जैसे कि आपके आजू बाजू में अगर कहीं शराब बिक रही है जो अनलीगल है, अनलीगल मतलब जैसे जैसे गांव में बनाई जाती शराब है, और जो हम जो देसी शराब देखते हैं या फिर जो वाइन बार होती है इनको सरकार की मान्यता होती है। लेकिन जो अनलीगल शराब बेचने वाले हैं उस व्यक्ति अगर आपको दिखता भी है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं बाजू वाले पुलिस स्टेशन में जाकर। आज हमने इस तरह महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण देखा है। थैंक यू।